हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा अगला वीडियो है ऑन द करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक, जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी एक न्यूज आइटम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लें। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम लोग को पता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम निसर्गा है, ये अरेबियन सी में आ रहा है एंड इट इज अबाउट टू हिट मुंबई, या इन टोटालिटी अगर बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में। अभी कुछ ही दिनों पहले साइक्लोन अम्फन ने वेस्ट बंगाल कोस्ट को भी हिट किया था, जो कि एक वेरी हाई सिवियरिटी कैटेगरी का साइक्लोन था। उतना सिवियर इस साइक्लोन को नहीं माना जा रहा है। तो देखते हैं ये सिलेबस के कौन से पार्ट में आता है। ये सिलेबस जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के पार्ट से आता है, जो कि जियोफिजिकल फेनोमेना से डील करता है। दैट इंक्लूड्स अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। और क्योंकि ये सिर्फ साइक्लोन लिखा है, इसलिए हम लोग को टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों साइक्लोन्स को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया पे असर करता है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड एनडीएमए के गाइडलाइंस भी जानने की जरूरत है। साइक्लोन का क्या क्या असर पड़ता है, किस किस सेक्टर्स पे असर पड़ता है, कैसा नेमिंग होता है, ये सब कुछ हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में आता है। ओके, तो सबसे पहले साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन एक फास्ट मूविंग क्लाउड है जो वर्लिंग होता है, गोल गोल घूमता है वर्लपूल की तरह। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज कॉल्ड ईदर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। ये हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। साइक्लोन कुछ खास कंडीशंस में ही फॉर्म करता है। द कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन ये है सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि साइक्लोन पानी में बनता है, तो जो सी सरफेस होता है इसका टेम्परेचर ये 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरत है? बिकॉज कि 27 डिग्री से ज्यादा होने पर ही ये लेटेंट हीट प्रोवाइड कर पाता है। लेटेंट हीट वैसे हीट को बोलते हैं जो कि टेम्परेचर राइज करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन स्टेट चेंज करने में या छुपा हुआ हीट रहता है। ठीक है, तो अगर 27 डिग्री से ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर रहेगा तो पानी में गर्माहट रहेगी, और अगर पानी में गर्माहट रहेगी तो वो आसानी से इवेपोरेट करने की टेंडेंसी रखेगा। सेकेंड कंडीशन जो इसके फॉर्मेशन की जरूरत होती है इस कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही ये ऐसा स्ट्रक्चर लेता है जिसमें कि ये ईदर क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कोरियोलिस फोर्स ही एक सेट ऑफ विंड को एक पर्टिकुलर पैटर्न में घुमाती है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज अपर डाइवर्जेंस। जब साइक्लोन की सतह को देखा जाए तो पानी के सरफेस पे एक छोटा सा एरिया रहेगा जो एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ रहेगा। क्योंकि ये एक लो प्रेशर सिस्टम है और ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम है, तो हवा इस आई पर, इस छोटे से डॉट पर हवा ऊपर से नीचे जाएगी। लेकिन क्योंकि ये हवा ऊपर से नीचे आ चुकी है तो अब यहाँ पे ये डाइवर्ज कर जाएगी, और डाइवर्ज करने के बाद ये हवा फिर से ऊपर जाएगी और ऊपर जाके कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके का एक साइक्लोनिक सिस्टम या हवा के सर्कुलेशन का सिस्टम फॉर्म करता है, जो कंटिन्यूअसली इस पानी को इवेपोरेट करता रहेगा और यहाँ पे बारिश बन करके होता रहेगी। ये पूरे रीजन में बारिश होती है। ये आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज है एक साइक्लोन जो कि किसी कोस्ट को हिट किया है। ये जो कोस्ट है वो ऐसे किसी रीजन में होगा, और जो ये रीजन होगा जहां पे कि हवा ऊपर से नीचे जा रही है, ये एकदम लो प्रेशर सिस्टम दिखाएगा, तो बैरोमीटर पे इसकी रीडिंग बहुत ही कम होगी। तो थर्ड कंडीशन हम लोगों ने देखा डाइवर्जेंस। नेक्स्ट कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, ये एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये एक लो प्रेशर सिस्टम को एनसर्कल करता है एक हाई प्रेशर सिस्टम, और क्योंकि वो एक एनसर्कल कर लेता है तो क्लोज्ड सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है। ये जो क्लोज्ड सिस्टम है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम एक हाई प्रेशर सिस्टम के बीच में फंस चुका रहेगा।
तो एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी चाहिए। और लास्टली लो वर्टिकल विंड शेयर। हम लोगों को साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर और यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होना जरूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब हवा इसी हाइट में अपने अलग अलग स्पीड से ना बहे। अगर इनके स्पीड में डिफरेंस रहेगा तो ये हवा बह के निकल जाएगी और ये हवा थोड़ा देर तक रहेगी और ये हवा उससे भी ज्यादा देर तक रहेगी। तो देयर विल नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ एक वर्टिकल सिस्टम जिसमें कि हम लोग डिफाइंड हाई प्रेशर एंड डिफाइंड लो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि ये हवा बह जा रही है तो एक वर्टिकल सिस्टम फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस हवा के बह जाने से एक और प्रॉब्लम ये होगा कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन प्रेशर जिसकी वजह से हवा बहती है वो डिफरेंस भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को वर्टिकली विंड के स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब धरती के सतह पर साइक्लोन कैसा मूव करता हुआ दिखाई देता है। और वर्टिकल मूवमेंट मतलब अगर हम लोग किसी साइक्लोन को वर्टिकली काट दें तो उसके अंदर कैसे हवा का मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अंडर वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पर आते हैं। ये हमारा प्लैनेटरी विंड सिस्टम है और ये है 0 डिग्रीज। ये हम लोग को पता है कि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगता है और कोरियोलिस फोर्स एक फंडामेंटल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसलिए ये पूरा एरिया फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये पूरे रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं विटनेस किया जाता है। बचा हुआ रीजन फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 5 डिग्री साउथ से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इमेजिन करते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम। ये लो प्रेशर सिस्टम एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर है जिसका कि प्रेशर सिर्फ लो है। अब नॉर्थ से आने वाली कोई भी हवा जो वेस्ट की तरफ टर्न कर जाती है वो इस लो प्रेशर सिस्टम को हल्का सा टिल्ट करते हुए चली जाएगी और ये लो प्रेशर सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर आगे जो हवा आती जाएगी उसको इस तरफ के डायरेक्शन का थ्रस्ट मिलते रहेगा और ये लो प्रेशर सिस्टम को इस तरीके के मूवमेंट की टेंडेंसी हो जाएगी जिसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर में एक लो प्रेशर सिस्टम को इमेजिन करते हैं। तो इस लो प्रेशर सिस्टम को साउथ से आने वाली हवा जो वेस्ट की तरफ जा रही है वो एक इस तरीके का थ्रस्ट देगी और ये लो प्रेशर सिस्टम जो सदर्न हेमिस्फेयर में बन रहा है उसको एक क्लॉकवाइज टिल्ट मिलेगा और ये मूवमेंट जो चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो इस लो प्रेशर सिस्टम का टेंडेंसी रहेगा कि ये इस डायरेक्शन को फॉलो करते रहे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। इसीलिए साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। अब आते हैं इसके वर्टिकल मूवमेंट पर। तो वर्टिकल मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए ये एक लो प्रेशर सिस्टम है which is surrounded by a high pressure system. In fact, इसके ऊपर में भी एक हाई प्रेशर सिस्टम है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर ऊपर से नीचे की तरफ होता है जो कि सरफेस पर डाइवर्ज कर जाता है और डाइवर्ज करने के बाद ये पानी से गर्मी लेकर के वाटर वेपर के फॉर्म में बन करके ये फिर से ऊपर उठने लगता है और फिर से कंडेंसेशन होता है इस रीजन में और यहाँ पे फिर से बारिश होते रहती है। सेम चीज इस साइड भी होता है। ये जब डाइवर्ज कर जाता है तो इस पानी से गर्मी लेकर के ये पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये वाटर वेपर राइज करता है, यहाँ जाके कंडेंस करता है और फिर इस रीजन में रेनफॉल होता है। तो
तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट। अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन एज द नेम सजेस्ट ट्रॉपिक्स में होता है और टेम्परेट साइक्लोन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 66.5 डिग्री साउथ इस रीजन में विटनेस किया जाता है। टेम्परेट साइक्लोन के बनने का रीजन एक्चुअली फ्रंटोजेनेसिस है। इसमें फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है और बेसिकली फ्रंट्स एयर मास से बनते हैं। तो अगर पोलर एयर जो रिलेटिवली कोल्ड एयर मास है और टेम्परेट रीजन से आने वाली हवा जो रिलेटिवली वार्मर एयर मास है, ये एक दूसरे से टकराते हैं और जब तक ये कॉन्स्टेंटली टकराते रहते हैं विद सेम फोर्स, तो ये एक स्टेशनरी फ्रंट बना रहता है। जैसे ही ये फ्रंट डिस्टर्ब होता है तो वार्म एयर ट्रैप हो जाता है बिटवीन कोल्ड एयर और ये वार्म एयर राइज करता है ओवर दिस पोर्शन ऑफ कोल्ड एयर मास और फिर रेनफॉल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वार्म एयर का सडन अपलिफ्टमेंट होता है तो वार्म फ्रंट पे बारिश बहुत तेज होती है। ऑन द अदर हैंड यहाँ कोल्ड एयर है जो वार्म एयर को पुश कर रहा है, तो रिलेटिवली कोल्ड फ्रंट पे कम बारिश होती है। इससे डिराइव आप ये भी कर सकते हैं एक क्वेश्चन जिसमें कि आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में डिफरेंसेस लिखने की जरूरत पड़ सकती है। टेम्परेट साइक्लोन्स नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं एंड विंटर या लेट ऑटम में आते हैं, वेयरएज ट्रॉपिकल साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और लेट समर में ट्रॉपिकल रीजन में अराइव होता है। एज द नेम सजेस्ट, ये सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो के बीच का रीजन है और वार्म ह्यूमिड एयर जो ट्रॉपिक्स से आ रही है, ये कोल्ड एयर जो पोल से आ रही है, इनसे टकराते हैं टू फॉर्म टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स का इफेक्ट नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन में दिल्ली एंड एडजॉइनिंग रीजन्स इंक्लूडिंग एनसीआर, सर्टेन रीजन्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे भी विटनेस किया जाता है। अब आते हैं नेमिंग की तरफ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है। The organization responsible for the naming of tropical cyclone is World Meteorological Organization और ये इसकी एक रीजनल एजेंसी है by the name UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है that includes बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान एंड थाईलैंड। ये इतने ही कंट्रीज थे, बट इन 2018 इसी रीजनल एसोसिएशन में और भी कुछ कंट्रीज ऐड हुए, नेमली ईरान, कटार, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। इसके नेमिंग कन्वेंशन के कुछ गाइडलाइंस भी मेंशन्ड हैं, जैसे कि प्रपोज नेम में मैक्सिमम लेंथ 8 ही लेटर्स के होने चाहिए, ये डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए टू जेंडर और पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन तीनों चीजों से ये न्यूट्रल नेम रहना चाहिए। ऑल्सो द गाइडलाइन मेंशंस कि नॉर्थ इंडियन ओशन के जो साइक्लोन्स हैं, इनके नाम को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया में जो नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो IMD है। ये यूजुअली पब्लिक के सजेशन को लेकर के साइक्लोन का नाम रखती है और जो प्रेजेंट साइक्लोन महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट में हिट करने वाला है बाय द नेम निसर्गा, ये नाम बांग्लादेश ने रखा है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेड है कि इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, इसका एक डायग्राम भी होना चाहिए और फाइनली आप इसकी नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स WMO एंड ESCAP, इसके बारे में लिखिए, इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में लिखिए और इसके कुछ गाइडलाइंस को भी लिखिए। सेकेंडली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर UPSC में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड। इसमें भी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन का कंडीशंस देना पड़ेगा, जो 5 कंडीशंस हमने पढ़ा था।
इसमें डायग्राम भी कंपलसरी ही है और कंक्लूजन में आपको इफेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखने की जरूरत है। ये इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस भी हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करने का टारगेट किया गया है। ऑल्सो एयरक्राफ्ट प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन फैसिलिटी, इसको भी एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल को साइक्लोन हिट रीजन में या साइक्लोन प्रोन रीजन में भेज करके रिस्क की कितनी तैयारी हम लोगों ने कर ली है या अगर आपदा आ चुकी है तो इससे कौन कौन से एरियाज अफेक्ट हुए हैं, ये सब का मॉनिटरिंग यूएवी करेगा। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन taken under the guidelines by NDMA is National Disaster Communication Infrastructure कि एक बार डिजास्टर आ जाता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन लाइंस ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब साइक्लोन हैज हिट द स्टेट ऑलरेडी, तो हम लोग कम्युनिकेशन को रीस्टोर कैसे करेंगे, इसका टारगेट हमारा नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल सेफ्टी लाइफलाइन एक्शंस भी लिए गए हैं कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जगाने की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस रीजन में बनेगा वो साइक्लोन प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है। इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन अगर न्यूज़पेपर्स में आता है तो हम लोग उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।